बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शहाब अंसारी और आज अब क्या होगा कि अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि आपके अहले खाना, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग और पाकिस्तान के तमाम लोगों पर अल्लाह ताला अपना रहम और करम नाज़िल फरमाए। इलाही आमीन। हमारा आज का मौजू है जनरल परवेज़ मुशर्रफ, और इस सिलसिले में हम मौजूदा सूरत हाल और थोड़ा सा वो नामवर फ़ौजी जर्नल जिनका पाकिस्तान की तारीख़, पाकिस्तान के कल्चर और पाकिस्तान के लोगों के जहनों पे एक बहुत अनमिट नक्श कायम है, उनके बारे में हल्की सी बात करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उनकी हालत बेहद नाखुशगवार है और वो बहुत ही शदीद बीमारी की हालत में दुबई में इस वक्त ज़ेरे इलाज है। उनके बारे में बहुत सी अफवाहें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, जिनकी गाहे बगाहे उनके ख़ानदान और उनके करीबी असहाब तरदीद भी कर रहे हैं। 3 रोज़ पहले की इत्तला के मुताबिक ये कहा गया कि उनके बारे में डॉक्टरों का ये कहना है कि शायद वो इस स्टेज पर हैं कि वहाँ से वो दोबारा सेहतयाब ना हो सकें। और ये भी सुनने में आया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपने ख़ानदान और करीबी असहाब से ये भी कहा है कि वो अपने वतन वापस जाना चाहते हैं। ये ग़ालिबन बीमारी से पहले या अस्पताल जाने से पहले की बात है या उसके दौरान की बात है। बहरहाल इस पे हमारे मुक़्तदिर एक बहुत बड़े सियासतदान और हुकूमत के बहुत बड़े ओहदेदार ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि ठीक है, हमें उनके यहाँ पाकिस्तान लाने पे कोई एतराज़ नहीं है। बहरहाल हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ख़ातीन और हज़रात, आपके और 80 की दहाई की नस्ल के ज़हनों में चंद नाम आज भी उसी तरह रोशन होंगे जैसे उस ज़माने में थे। 4 जर्नल पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत अहमियत रखते हैं। सबसे पहले जर्नल, ये वो जर्नल हैं जिनको 60 की दहाई की नस्ल अच्छी तरह से जानती है और उनके जहनों में आज भी वो नाम पूरी तरह मुनक्कश है, और वो नाम है फ़ील्ड मार्शल जनरल अयूब ख़ान। जनरल अयूब ख़ान से बहुत सी कहानियाँ वाबस्ता हैं। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने बहुत से जय्यद और बड़े सियासतदानों को ट्रेन किया, जो सियासतदान बाद में पाकिस्तान की सियासत के उफ़क़ पर एक सूरज की मानद उभरे। उसके साथ साथ फ़ील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब ख़ान साहब से 1965 की जंग भी मंसूब है, और वो 1965 की उस यादगार जंग के हवाले से भी याद रखे जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उन्हें एक और वजह से भी याद किया जाता है, और चीनी की कीमत बढ़ने पर उनको कुत्ता कुत्ता कहकर कौम ने जिन अलक़ाब से नवाजा, वो भी हमारी तल्ख़ यादों का एक हिस्सा है। जनरल अयूब ख़ान के बाद दूसरा नाम जो हमारी याददाश्त में आज भी है और हमेशा रहेगा और हमारी तारीख़ का हमेशा हिस्सा रहेगा, जिससे इंतहाई तल्ख़ और दर्दनाक यादें जुड़ी हैं, उस दूसरे नाम का जर्नल अयूब ख़ान के बाद मोहम्मद यहया ख़ान है। मोहम्मद यहया ख़ान के बारे में यूँ तो बहुत सी कहानियाँ और दास्तानें हर तरफ हर जगह मौजूद हैं, पढ़ी जा सकती हैं, सुनी जा सकती हैं, लेकिन उनके बारे में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात, जो उनके नाम के साथ ही हमारे जहनों में, हमारे दिलों पे, हमारी रूहों पर जो सबसे बड़ा तकलीफ़ दे आज़ाब नाजिल होता है, और वो है सकूत ढाका। यानी 1971 में
पाकिस्तान का दो लख्त होना। पाकिस्तान उनकी हुकूमत के दौरान यकलख्त हुआ। जनरल रानी का नाम ज़बान ज़द आम रहा और यहया खान साहब की रंगीनी से उसको मंसूब किया गया। बहरहाल ये तमाम चीज़ें, ये तमाम इल्ज़ामात दब जाते हैं उस सानिहा के आगे जिसे हम सकूत ढाका का नाम देते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान कभी भी वो पाकिस्तान नहीं रहा जो 1971 से पहले था। हमने अपना एक हिस्सा हमेशा के लिए गंवा दिया, हमने अपना एक बाजू हमेशा के लिए कटवा लिया। और उसके बाद तीसरा नाम जर्नैलों की लिस्ट में जो हमारे यादों में, हमारी ज़िंदगियों में और हमारी हर एक चीज़ में आज भी है, कल भी था और शायद आने वाली कई नस्लों तक रहेगा, और वो नाम है जनरल ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक के ज़माने में जो पचा खुचा पाकिस्तान रह गया था, उस पाकिस्तान का जो हाल हुआ वो हम सब जानते हैं। जनरल ज़ियाउल हक का ज़माना जुल्म और जबर का ज़माना, मार्शल लॉ का ज़माना, कोड़ों का ज़माना, शाही किले का ज़माना और अमेरिका के लिए लड़ी जाने वाली रूस के साथ मुजाहिदीन की जंग का ज़माना। हज़ारों मुसलमान बच्चे, नौजवान मर्द उस जंग की भट्टी में झोंक दिए गए और हमारे गयूर फ़ौज के जवान, हमारे गयूर पाकिस्तानी यंग मुसलमान बच्चे, अफ़गान और दीगर कई मुसलमान जो मुख्तलिफ़ मुल्कों से ताल्लुक़ रखते थे, इस अज़ीमुश्शान जंग में शरीक हुए जो अमेरिका के लिए लड़ी गई। और रूस जैसी आलमी ताकत को, जो उस वक्त अमेरिका को बेहद खटकती थी और ख़दशा ये था कि वो अमेरिका को भी तहस नहस करने की पोजीशन में है, हमने उसको पारा पारा कर दिया, तहस नहस कर दिया। और उसके साथ ही इस मुल्क में ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में हेरोइन का कल्चर, क्लाशनकोफ का कल्चर, असलहे का कल्चर आम हुआ। उसके बाद अगले जर्नैल और आखिरी बड़ा नाम जर्नैलों की फहरिस्त में जनरल परवेज़ मुशर्रफ का है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ से बहुत सी अच्छी चीज़ें भी मंसूब की जाती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको बाकायदा लोग इंतहाई बुरा कहते हैं, यानी मार्शल लॉ, यानी जो इस्तबदाद की उन्होंने मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ की, अदलिया को जिस तरह से उन्होंने अपने काबू में करने की कोशिश की, रेफरेंडम के ज़रिए अपनी मनपसंद के नताइज हासिल किए और अपने आप को बादशाह करार देने के लिए उन्होंने रेफरेंडम कराया और कौम की मर्ज़ी के बग़ैर वो कौम के हाकिम मुक़र्रर हुए। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम बात जो यहाँ कहना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि मीडिया को, ख़ास तौर पे प्राइवेट मीडिया को, जितनी आज़ादी परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में मिली, उतनी आज़ादी पाकिस्तान की तारीख़ में पाकिस्तान बनने से लेकर और 2000 तक कहीं नज़र नहीं आती। हमारे मीडिया दिन रात, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करके एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा कि जहां अब एक नाम नहाद सही, लेकिन पहले के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा आज़ादी इंजॉय कर रहा है। सोशल मीडिया ख़ास तौर पर हर तरह की इंफॉर्मेशन के लिए लोगों के दस्तरस में है, दस्तयाब है। ये सब कुछ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ही दौर में हुआ। उन पे मगरब परस्ती का भी इल्ज़ाम लगाया गया, उन पे फहाशी और उरियानी को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम भी लगाया गया और उन पर यह भी इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए
अपनी मनपसंद के लोग जो थे वो पार्लियामेंट में भी दाखिल किए और उसके साथ साथ सियासत का रुख जो था वो अक्सर तब्दील कर दिया। बहरहाल ये बातें अपनी जगह, ये तबसरे होते रहेंगे। हमारे जय्यद उलमाए कराम जिनका ताल्लुक़ मीडिया से है, यानी मीडिया के बड़े बड़े नाम आज भी मुख्तलिफ टॉक शोज़ में बैठकर अपने मेहमानों से हर तरह के उल्टे सीधे सवाल करते रहते हैं और हर तरह के जवाब उनको मिलते रहते हैं और ये सिलसिला जारी है। ये सिलसिला जनरल परवेज़ मुशर्रफ की देन है। आज जनरल परवेज़ मुशर्रफ दुबई के एक अस्पताल में इंतहाई तकलीफ़ दे हालत में मौजूद हैं और हम बहैसियत मुसलमान होने के अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला उनकी आखिरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात को उनके लिए आसानी का सबब बनाए और अल्लाह ताला उन पर रहम करे और अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए और खुदा न खास्ता अगर वो राहिए मुल्क अदम होते हैं तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उसके साथ साथ उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ख़ातीन व हज़रात, हमारा आज का प्रोग्राम आपकी यादों को ताज़ा करना और आपको ये बताना कि पिछली 7 दहाइयों में इस मुल्क के लोगों के साथ और इस मुल्क के साथ जो मज़ालिम हुए उसमें जिसका जो हाथ था उनको हमें हरगिज़ फरामोश नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इंसान अपनी गलतियों से ज़रूर सीखता है, लिहाजा हमें अपनी माजी की तमाम गलतियों से ये सीखना चाहिए कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफ़ज्जात। अगर हमारे हुक्मरान, अगर हमारे वो लोग जो हमारे अपने होने का दावा करते हुए, हमारे हकूक़ की हिफाजत करने का दावा करते हुए पार्लियामेंट्स तक पहुँचे, उन्होंने अगर अपने फ़राइज़ पूरे नहीं किए तो क्या हमने एक कॉन्शियस बाज़मीर शहरी होने की हैसियत से अपने फ़राइज़ पूरे किए? ये लम्हा फ़िक्रिया है। हमें हर लम्हे, हर रोज़, हर दिन, हर साल अपने गिरबानों में झांकना है और हमें ये देखना है कि हमें किस तरह से आने वाले हालात का मुकाबला करना है। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, अल्लाह ताला इस कौम पर अपना रहम फरमाए और हमें अक्ल सलीम और शऊर अता फरमाए ताकि हम अपने अच्छे बुरे को अच्छी तरह से पहचान सकें। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।